खूबसूरती के साथ मिड ऑन और मिड विकेट के बीच में से बाउंड्री लाइन के बाहर जा रहा है। ये मुकाबला बड़ा भी है और ये मुकाबला कड़ा भी है। दो ऐसी टीमें जिनकी प्रतिष्ठा दांव पर है। नमस्कार, प्राइम डिबेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं ब्रजेश मिश्रा हूं। प्राइम डिबेट में आज बात होगी उत्तर प्रदेश के राज्यपाल राम नाईक और उत्तर प्रदेश के सबसे ताकतवर मंत्री आजम खां की। दोनों के बीच जबरदस्त जंग छिड़ी हुई, बल्कि यूं कह लें कि जबरदस्त मैच चल रहा है और कौन इसमें जीतेगा ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल राज्यपाल ने एक बढ़िया गेंद फेंकी है। अब देखने वाली बात होगी कि मुख्यमंत्री उस पर एलबीडब्ल्यू की अपील को मानते हैं या नहीं मानते हैं। दरअसल मसला यह है कि विधानसभा में संसदीय कार्य मंत्री मोहम्मद आजम खान ने राज्यपाल के खिलाफ कुछ ऐसी टिप्पणियां की जिसको गवर्नर को ये लगता है कि वो टिप्पणियां संविधान के खिलाफ है, असंसदीय हैं, अमर्यादित हैं। उन्होंने सीडी तलब की तो सीडी में अंश जो भेजे गए स्पीकर के द्वारा वो काट छाट कर भेजे गए। मूल जो सीडी आई उसमें तब जाकर बात पता चली कि 33% से ज्यादा अंश संपादित कर दिए गए हैं। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि राज्यपाल एक्शन क्या लेंगे। तो राज्यपाल ने इस विषय पर मुख्यमंत्री से बात की है और आज गाजियाबाद में गवर्नर ने इस बात का ऐलान भी किया कि उन्होंने आजम खां को हटाने के लिए मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से बात भी की है। लेकिन अखिलेश यादव ने अब तक अभी इस पर स्थिति स्पष्ट नहीं की है। समाजवादी पार्टी की तरफ से प्रश्न नोट जारी हुआ था और ये कहा गया कि आजम खां बहुत योग्य, काबिल और लोकतंत्र के महारथी, यानी समाजवादी पार्टी ने साफ कर दिया है कि इस मामले पर दो हाथ करने के लिए सरकार समाजवादी पार्टी तैयार है राजभवन के साथ। तो अब सवाल ये उठता है कि मामला कहां जाकर खत्म होगा और क्या आजम खां की ये लड़ाई सरकार बनाम राजभवन बनकर रहेगी। इसी खास विषय पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ चार महत्वपूर्ण मेहमान आज स्टूडियो मौजूद हैं। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता मोहम्मद शाहिद और उत्तर प्रदेश के बहुत जाने माने पत्रकार और उत्तर प्रदेश में बीबीसी के हेड रहे रामदत्त त्रिपाठी विशेष तौर पर मौजूद हैं। राजनीतिक विश्लेषक भी हैं जिनसे समझने की कोशिश करेंगे कि राजभवन और सरकार के बीच चल रही इस रस्साकसी का अंत क्या है। मेरे साथ डॉक्टर रईस सिंह मौजूद हैं, संवैधानिक मामलों के जानकार हैं, इनसे भी चर्चा करेंगे। और डॉक्टर चंद्रमोहन मेरे साथ मौजूद हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। बहुत बहुत स्वागत है आप चारों का। शाहिद साहब, सबसे पहले तो आपसे शुरू करना चाहेंगे कि आप चाहते क्या हैं आप लोग। उत्तर प्रदेश में संविधान देखिए, अगर गवर्नर ने ये बात कह दी कि हटना चाहिए तो मुझे लगता है अब आप नहीं, गवर्नर कोई चीज नहीं तय कर सकते कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा। ये मुख्यमंत्री का अपना विशेषाधिकार है, किसको रखना है किसको नहीं रखना है। महामहिम राज्यपाल ने जब से आप देखिए उत्तर प्रदेश के राज्यपाल बने हैं तब से उन्होंने महामहिम राज्यपाल की जो गरिमा है उसको बहुत गिराया है। आपने पिछले, मैं आपको थोड़ा सा ले जाना चाहता हूं उनके रिकॉर्ड पर। देखिए, मैं महामहिम राज्यपाल पर कोई वैसी टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, मगर आज तक के उत्तर प्रदेश के इतिहास में दो राज्यपालों ने अपनी एक गरिमा को जिस तरह गिराया है, एक इससे पहले कि कांग्रेस के जब रिजीम था वो राष्ट्रपति शासन था उसमें, और जब से भारतीय जनता पार्टी का केंद्र में सरकार आई है तब से ये महामहिम राज्यपाल जब एक तरह से भारतीय जनता पार्टी का एक प्रदेश कार्यालय बनकर रह गया है महामहिम राज्यपाल का हाउस। जो उत्तर प्रदेश में महामहिम राज्यपाल का जो घर है वो एक भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यालय के रूप में काम कर रहा, ना कि संवैधानिक जो उसकी दायित्व है उसका निर्वाह कहीं से नहीं हो रहा है। दूसरी बात यह कि महामहिम राज्यपाल को जिस तरह से टिप्पणी करते हैं उस पर उनकी अपनी गरिमा को पहले देखना चाहिए। कोई महामहिम राज्यपाल या महामहिम राष्ट्रपति कोई दिन भर कोई टिप्पणियां नहीं करते। आप मुझे एक लाइन में बताओ कि सरकार या समाजवादी पार्टी आजम खां पर कोई निर्णय लेगी या नहीं। कतई नहीं। आजम साहब एक निहायत, वो संसदीय कार्य मंत्री बने रहेंगे। बिल्कुल, संसदीय कार्य मंत्री, इतना अच्छा इतिहास उनका रहा है। ये आपको भी जानकारी है कि सारे दल उत्तर प्रदेश की विधानसभा में जितने दल हैं, चाहे वो बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे वो हमारी पार्टी हो, कभी किसी ने हाउस के अंदर उनका विरोध नहीं किया और उन्होंने हमेशा सारे दल के लोगों ने बड़ी खामोशी के साथ, बड़ी शालीनता के साथ उनके भाषण को सुना, क्योंकि वो एक संसदीय कार्य के बहुत बड़े ज्ञाता है आजम साहब। उसमें महामहिम राज्यपाल की टिप्पणी है वो निंदनीय है। रामदत्त जी, मुझे आप बताओ कि ये सरकार और राजभवन के बीच जो कुछ चल रहा है इसका अंत क्या है। और दूसरी बात कि मुख्यमंत्री को यह सलाह देना कि आजम खां को संसदीय कार्य मंत्री पद से हटा दिया जाए, क्या मुख्यमंत्री उनकी बात मानने के लिए विवश हैं या राज्यपाल कोई सीधा एक्शन ले सकते हैं? विकल्प क्या क्या है? गवर्नर को मैंने ये कहते सुना कि उन्होंने ये कहा है कि वो संसदीय कार्य मंत्री के योग्य नहीं है। हटाना ही हुआ। अब और तो क्या इसको परिष्कृत भाषा में तो आप हटाना ही कह सकते हैं। वो हमारा इंटरप्रिटेशन है। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि एक लॉ में एक टर्म होता है प्री जज।
मुझे लगता है गवर्नर ने प्री जज किया है, खास करके जब स्पीकर बाहर है और उन्होंने कहा था स्पीकर ने कि हम आएंगे, आपको आजम साहब की भावना से अवगत कराएंगे। आजम खां भी बाहर हैं, तो ऐसे में उन्होंने प्री जज किया। मुझे लगता है स्पीकर आ जाते, आजम खां साहब आ जाते और तब गवर्नर साहब को कोई ओपिनियन बनानी चाहिए थी, एक बात। दूसरे, दोनों संवैधानिक पद हैं, इस तरह से टीवी पे कह करके गवर्नर साहब ने मुख्यमंत्री से के बारे में, मुझे लगता है उन्होंने चीफ मिनिस्टर को धर्म संकट में तो डाल दिया है, और ये धर्म संकट में डालना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि दो संवैधानिक जो पद पे रह रहे हुए लोग हैं। मुझे तो लगता है कि गवर्नर साहब को अवॉइड करना चाहिए था। एक तो वेट करना चाहिए था उनको, आजम साहब का और स्पीकर का, और दूसरे इस तरह से पब्लिकली नहीं बोलना चाहिए था। राज्यपाल के पास विकल्प क्या बचता है अगर मुख्यमंत्री उनकी बात नहीं मानते हैं तो? बड़ा मुश्किल है, क्योंकि देखिए ये कॉन्स्टिट्यूशनली जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है, जो चीफ मिनिस्टर है, उसी का प्रेरोगेटिव होता है कि मंत्री, क्योंकि योग्य तय करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि बहुत लोग कहते हैं कि जो केंद्र सरकार में शिक्षा मंत्री हैं वो योग्य नहीं है उस पद की, तो कौन तय करेगा? प्रधानमंत्री तय करेगा, राष्ट्रपति तय करेगा, गवर्नर तय करे? तो योग्य और सीधा कोई एक्शन नहीं ले सकते? कायदे से नहीं लेना चाहिए, जो परंपराएं हैं उसके हिसाब से नहीं लेना चाहिए। लेकिन अगर गवर्नर बर्खास्त करते हैं तो, क्योंकि गवर्नर बहुत कम मामलों में उनको स्वयं से निर्णय लेने का अधिकार है, गवर्नर को चीफ मिनिस्टर के सलाह पे काम करना है। डॉक्टर रहीस सिंह, आप मुझे बताओ कि गवर्नर के पास ऐसे मामलों में क्या क्या विकल्प हैं, और जिस तरह का रस्साकसी सरकार और राजभवन के बीच चल रही, क्या ये उचित है? और क्या आजम खां को भी नहीं बचना चाहिए इस तरह के सदन के भीतर टिप्पणी करने की? तो जानबूझकर देखिए, ये तो एक बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि एक दो संवैधानिक पदधारक, जिसमें आजम खां भी कोई छोटे कद के मंत्री नहीं है और राज्यपाल जाहिर सी बात है अफेयर्स देख रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि तो इस तरह का टकराव मेरी समझ से ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन जो दूसरी बात अभी आप कह रहे थे, अगर आप अनुच्छेद 163 को देखें तो उसमें दो बातें साफ आई हैं। पहला आया है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से सदन के प्रति, लेकिन व्यक्तिगत रूप से राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी होगी। ये इंटरप्रिटेशन है, संविधान में नहीं है। बिल्कुल है, बिल्कुल है, मेरा कोई इंटरप्रिटेशन नहीं है। वन बाय वन रखा है, मेरे सामने रखा है। मैं कहता हूं नेक्स्ट राउंड में आप गलत नहीं है, गलत नहीं है। फर्स्ट राउंड में नो इंटरवेंशन। मोहम्मद शाहिद, आप चैलेंज करते हैं कि किताब गलत है, आप चैलेंज करते हैं, आप बोथ आप कैमरे पे कंटिन्यू करें प्लीज। किसी आरएसएस लेखक ने लेख दिया, उसको माने जाएगा, ये कतई नहीं माना है। डी बसु आरएसएस के लेखक नहीं। फर्स्ट राउंड में कोई एक दूसरे को दखल नहीं देगा, दिखता है। फर्स्ट राउंड में शांत रहिए जी। डॉक्टर रहीस सिंह कंटिन्यू। मैंने कोई इंटरफेयर नहीं आपके किया, मैंने साफ साफ कहा है फर्स्ट राउंड में कोई इंटरव्यू नहीं करेगा। पढ़ लीजिएगा, 163 में दो बातें लिखी हैं। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से सदन के प्रति और व्यक्तिगत रूप से राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी है। इसलिए राज्यपाल ये कहने का तो अधिकार रखते हैं कि संसदीय मंत्री का जो व्यवहार है वो उचित है या अनुचित है, नंबर एक। करेक्ट है। नंबर दो, राज्यपाल का जो इस तरह का बयान, ये गुप्त पत्र व्यवहार होना चाहिए मुख्यमंत्री और राज्यपाल के बीच में। पब्लिक डोमेन में आ गया, बिल्कुल। राज्यपाल को पब्लिकली ये बात नहीं कहनी चाहिए थी, उनको गुप्त रूप से मुख्यमंत्री को लिखना चाहिए था। अब आप मुझे एक बात बताओ कि क्या राज्यपाल को इस बात का अधिकार संविधान में है कि वो किसी मंत्री पर सीधा एक्शन ले सकते हैं? बिल्कुल है, बिल्कुल। वो संवैधानिक होगा? नहीं, अधिकार है, लेकिन इस्तेमाल करें या ना करें, इस्तेमाल करे या ना करे, चूंकि उसके बाद बड़े टकराव पैदा हो जाएंगे। डॉक्टर चंद्रमोहन, आरोप है कि राजभवन को आप लोगों ने भारतीय जनता पार्टी का स्टेट हेडक्वार्टर बना दिया है, और समाजवादी पार्टी तो ये कहती है कि गवर्नर राम नाईक को यूपी में चीफ मिनिस्टेरियल कैंडिडेट के तौर पर उतार दिया जाए। कोई दिक्कत है आप लोग को? देखिए, आज जो मुख्यमंत्री जी ने, अखिलेश यादव जी ने जो बुंदेलखंड में जाके कहा है, वो सारी स्थितियों को स्पष्ट करने वाला है। उन्होंने दो तीन बातें कही हैं। एक तो जनता मुझसे कहे तो मैं हटा दूंगा। तो जनता, आजम खां जी के बारे में उन्होंने ये कहा है, एक बात। दूसरी बात उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी हमें काम नहीं करने दे रही है। ये दोनों बातें इस ओर इंगित कर रही हैं कि उत्तर प्रदेश में हालत क्या है और सरकार की स्थिति क्या है। मैं पूछना चाहता हूं और मैं जानना चाहता हूं कि जो अभी आजम खां जी के बारे में मोहम्मद शाहिद जी कसीदे पढ़ रहे थे, पढ़ने भी चाहिए, समाजवादी पार्टी के वो नेता आप लोग जैसे गवर्नर के लिए पढ़ना चाहिए। गवर्नर एक संवैधानिक संस्था है। भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक कोई एक व्यक्ति ये बताए कि ये आचरण भारतीय जनता पार्टी ने गवर्नर हाउस में किया
ये लोकतांत्रिक मूल्यों को इसके कारण हनन हुआ। भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक मूल्यों को की रक्षा करती है। और आजम खान जी का, मैं आजम खान जी का कोट करके कहूंगा, जोर दे के कहूंगा कि आजम खान जी का जो व्यवहार है मंत्री के रूप में, चाहे यूएनओ जाने की बात हो, चाहे सेना के बारे में टिप्पणी करने की बात हो, या महिलाओं के बारे में टिप्पणी करने की बात हो, या सपा सुप्रीमो के बारे में टिप्पणी करने की बात हो, कौन सी ऐसी बात है जिससे लोकतंत्र मजबूत हुआ हो? कौन सी ऐसी बात है? जोर देके मैं कह रहा हूं इस बात को। मैं पूछना चाहता हूं कि ऐसी उन्होंने क्या टिप्पणी की विधानसभा के अंदर? आप ही ने अभी जब ये डिबेट शुरू हुई तो आपने जोर देके कहा कि 33% अंश को संपादित करना पड़ा। ये बताता है उसको आधिकारिक तौर पर चला नहीं सकता क्योंकि उस सदन की संपत्ति है। हाँ, वो पब्लिक डॉक्यूमेंट नहीं है। जी 33 अगर आधिकारिक तौर पर मिलेगी तो मैं चला दूंगा बिना संपादित किए। मैं वही कह रहा हूं कि 33% क्यों संपादित करनी पड़ी? इसके पीछे कारण क्या है? इसके मतलब क्या है? विधानसभा अध्यक्ष को संपादित करनी पड़ी। इसका मतलब साफ है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री में इतना मादा नहीं है कि वो अपनी कैबिनेट के लोगों को अनुशासित रख सकें। यह अनुशासन की बात है, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। आखिर राज्यपाल महोदय को, महामहिम राज्यपाल महोदय को क्यों प्रेस के सामने आना पड़ा? अगर उन्हें विश्वास होता तो प्रेस के सामने नहीं आते। और ये घटना कोई कल की नहीं है। अच्छा, आज भी आप दे रहे हैं इसके पीछे क्यों आए वो? हाँ बिल्कुल, आप बताओ ना, आप बताओ ये घटना कब की है? ब्रजेश जी, ये घटना कब की है? ये घटना कल की नहीं है। ये 24 घंटे नहीं हुए इस घटना को, कोई एक्शन नहीं हो रहा इसलिए वो मैदान में आए। ओके, मोहम्मद साहिब, मुझे आप बताओ कि आजम खान ऐसा क्यों करते हैं कि आपकी सरकार को बार बार एम्बैरेस्ड करते हैं? बचना चाहिए मुझे लगता है। नहीं, बार बार आपके सामने असहज स्थिति पैदा होती है। आखिर क्या जरूरत थी कि सदन में संसदीय कार्य मंत्री होते इस तरह गंभीर टिप्पणी करें कि आपको 33% अंश संपादित करके राज्यपाल के पास भेजना पड़ा, लाइनें काटनी पड़ रही हैं आपको? नहीं, ये आपको ये तो पॉलिटिकल तो शुरुआत तो आप लोग करते हैं ना। देखिए, मैं आपको बताऊं, सदन की जो कार्रवाई होती है उसमें अगर कोई भी किसी भी तरह के, मैं आज की बात नहीं कर रहा हूं, पूरे हिंदुस्तान के इतिहास में लोकतांत्रिक प्रक्रिया में, वो पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर हैं, उनसे नहीं एक्सपेक्ट करते। कभी मैंने आपसे कहा कि सारे दल, इसमें जितने दल हैं आप देख लीजिए, बीजेपी बीएसपी की सरकार रही और जितने भी बीजेपी की भी सरकार रही, समाजवादी की भी सरकार रही, जब आजम साहब संसदीय कार्य मंत्री पर और सारे दल के लोग उनकी तारीफ करते हैं, कभी भी अमर्यादित भाषा का, व्यक्ति का किसी का विरोध नहीं है। एक मिनट, जस्ट वेट, देखिए, भारतीय जनता पार्टी को आजम साहब का फोबिया हो गया है। इनको ये सुबह चाय पीते हैं तो आजम साहब का नाम लेते हैं, दोपहर का खाना खाते हैं तो आजम साहब का नाम लेते हैं, रात का खाना खाते हैं तो मैं कुछ आपको कुछ बयानों की तरफ आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। नेताजी के जन्मदिन पर आजम खान ने कहा था कि जो जन्मदिन का पैसा वो दाऊद इब्राहिम और अबू सलेम ने भेजा है। और दूसरा उन्होंने बयान दिया था कि इस्लामाबाद में जब नरेंद्र मोदी पहुंचे थे लाहौर में तो उन्होंने दाऊद इब्राहिम से मुलाकात की थी। इस तरह के विवादित बयान देना, अमर्यादित बातें करना, सदन के भीतर राज्यपाल पर इस तरह की टिप्पणी करना, राज्यपाल को 4 पन्ने की चिट्ठी लिखकर उन्होंने उसको जिस तरह से दिखाया था कि पूरा मुस्लिम समाज डर गया है राज्यपाल के बयान से, तो आपको लगता नहीं कि राजभवन और सरकार के बीच अच्छा रिश्ता न होने की वजह आजम खान है? मैंने आपको पहले भी कहा, इस लड़ाई से कोई हल तो निकलना नहीं है। ये अहंकार की लड़ाई है। अफसोसनाक बात है कि भारतीय ये उत्तर प्रदेश के महामहिम राज्यपाल हैं। मैंने आपको पहले भी कहा, जब मैं चर्चा में शामिल हुआ, राजेश्वर के साथ भी यही हो चुका है। नहीं, मैंने कहा कि जिस तरह मुलायम सिंह यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की जिस तरह से गरिमा गिरी है, ये अफसोसनाक बात है। उनको अपनी गरिमा को बना कर रखना चाहिए। नहीं लेंगे? नहीं, मैंने नाम लिया, मैंने नाम नहीं, मैंने 2 गवर्नर का कहा, मैंने कि 2 गवर्नरों के टाइम पर आजम खान के ट्रैक रिकॉर्ड पे आते हैं, कांग्रेस के राज में जब राष्ट्रपति शासन था, एक भारतीय जनता पार्टी, और जिस तरह से ये लोग संविधान की बात करें, संविधान की धज्जियां जिस रामदत्त जी आप मुझे बताओ। देश के लोग करहा रहे हैं उसको लेकर। अरे प्लीज, और आपको एक बात और बताएं, राज्यपाल जो नगर विकास का विधेयक है उसको 30 वर्ष रोके हैं, इसलिए आप लोग बहस नहीं कर रहे हो। ज्यादातर नगर प्रमुख भारतीय जनता पार्टी के, इसलिए उस विधेयक को पारित नहीं कर रहे। क्यों? ऑल राइट, ये एक सवाल उठा है। सवाल आजम खां पर है। ऑल राइट, रामदत्त जी मुझे आप बताओ, ये आजम खां का ऐसा ट्रैक रिकॉर्ड क्यों है कि उनका हमेशा से लड़ाई राजभवन के साथ ही रहती है? मसला चाहे वो टीवी राजेश्वर से जुड़ा हो, उसके पहले करा हो या ताजा हो।
देखिए ये बात प्रॉब्लम क्या है? ये बात सही है, और मुझे याद है कि इसके पहले के जो गवर्नर थे जोशी साहब, उनके साथ भी रस्सा कसी चलती थी। ये बात सही है कि आजम खान साहब जो है वो कई बार ऐसे बयान देते हैं जो शोभा नहीं देता एक मंत्री के लिए या किसी के लिए भी शोभा नहीं देता। उस बात को बहुत शालीन ढंग से कहा जा सकता है। एक बात, दूसरे आजम साहब को यही उनकी राजनीति है। आजकल राजनीति में होता क्या है, बयान देते हैं विवादास्पद, टीवी में आता है, अखबार आता है, और तो कोई जनसेवा होती नहीं। तो यही अखबार में रहने का, टीवी में रहने का बढ़िया साधन है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि आजम खान साहब को ये भी सोचना चाहिए कि वो सरकार के मुखिया नहीं है। अगर सरकार के किसी काम से गवर्नर हाउस में कोई दिक्कत आ रही तो चीफ मिनिस्टर के जरिए वो गवर्नर से बात कर सकते हैं या कह सकते हैं, क्योंकि एक शिकायत तो आजम खान साहब की जायज है। और वो जायज ये है कि जो उनका टीवी राजेश्वर राव साहब के साथ भी यही झगड़ा हुआ था कि जौहर विश्वविद्यालय का बिल उन्होंने रोक लिया था ज्यादा दिन तक। यही बात यह है कि जब विधानसभा ने, देखिए गवर्नर, प्रॉब्लम यही आ जाती है कि जब गवर्नर खास करके जब सक्रिय राजनीति से आते हैं तो वो चीफ मिनिस्टर की तरह बिहेव करने लगते हैं, या उनको लगता है मैं सुपर चीफ मिनिस्टर हूं। जब उत्तर प्रदेश की विधानसभा ने एक विधेयक को पारित कर दिया और वो गवर्नर हाउस भेजा गया, तो राज्यपाल को इस बात का पूरा अधिकार था कि या तो अगर उनको लगता है कि उसमें कोई ऐसी बात है तो राष्ट्रपति को भेज देते उनके विचारार्थ, या उनको लगता है कि भाई कैबिनेट को वो एक संदेश भेज देते कि इसमें ये गड़बड़ है, आप दोबारा कर लीजिए। करेक्ट है। लेकिन उसको रोक के रखना तो फिर जाहिर है कि संसदीय कार्य मंत्री के पास और क्या फोरम है, असेंबली के अलावा वो कहाँ कहेगा अपनी बात। हाँ, ये बात है कि बात तो शालीनता से कहनी चाहिए, लेकिन शिकायत तो उनकी गवर्नर हाउस से। मगर महामहिम राज्यपाल अपने बयान को पब्लिक डोमेन में नहीं ला सकते। राष्ट्रपति अपने बयान को पब्लिक डोमेन में नहीं ला सकते। डॉक्टर रही सिंह, उनको मेरा मैं बार बार कर रहा हूं, प्लीज वेट। डॉक्टर रही सिंह, आप मुझे बताओ कि गवर्नर क्या अनंत काल तक कोई भी बिल रोक सकते हैं इस तरह? इसकी भी तो कोई लिमिट होनी चाहिए ना। नहीं, आखिर चुनी हुई सरकार अगर कोई जी बिल पास करती है, जी, कोई भी सदन से इस तरह की चीजें पास करके राजभवन को भेजती है, तो एक नियमबद्ध प्रक्रिया आपके लिए भी होनी चाहिए। आपको इस बात का विशेषाधिकार क्यों रहे कि आप अनंत काल तक रोक लें, लटका लें, और अगर कोई पूछे तो फिर आप गुस्सा करें? नहीं, वैसे जब हम दो पक्ष की बात करते हैं, एक जैसे संवैधानिक पक्ष है और एक उसका व्यवहारिक पक्ष है। संवैधानिक अगर शक्ति के आधार पर देखें तो वो रोक सकते हैं, लेकिन व्यवहारिक आधार पर देखें तो आप उत्तर प्रदेश या किसी भी प्रदेश का जब राज्यपाल बनाया गया तो उसके दो दायित्व होते हैं। एक वो केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर काम करता है और दूसरा वो संवैधानिक कार्यपालिका का प्रदेश की मुखिया होता है। तो वैसी स्थिति में उसको जितने भी कार्यपालिकीय कृत्य संपन्न होने हैं वो चूंकि विधायकीय कानून बनने के बाद होने हैं, तो उसको रोकना नहीं चाहिए। अगर उसको ऑब्जेक्शन है तो स्वाभाविक सी बात है ऑब्जेक्शन लगा करके वो कैबिनेट को भेजे, या जिस सदन से पास होकर के आया है उस पर ऑब्जेक्शन लगा के उस सदन को वो रिटर्न कर दे कि सदन को रिकमेंडेशंस दे कि इन बिंदुओं पर विचार किया जाए। चूंकि ऐसा राज्यपाल महोदय ने नहीं किया है, वो बिल रुका है और उस पर किसी भी प्रकार के इस तरह के कोई वो लिख करके नहीं गए हैं कि करेक्शंस किए जाएं, सुझाव नहीं गए हैं। तो यहां पर तो उनकी एक फॉल्ट है। लेकिन जैसे विषय एक यह भी है कि वह विषय जिस पर उन्होंने रोक रखा है क्या वास्तव में अधिकृत किए गए हैं मोहम्मद आजम खान कि वही इस प्रकार की टिप्पणी करेंगे, वही इस प्रकार का चैलेंज करेंगे। अब तक का समाजवादी पार्टी की जो ट्रैक रिकॉर्ड है लगता तो है कि वही अधिकृत है। नहीं, ये मैंने पहले कहा ये दुर्भाग्यपूर्ण है से संबंधित ये उनके विभाग, मैंने बताया कि नगर विकास का विधेयक महामहिम राज्यपाल ने क्यों रोक रखा है, ये बड़ा सवाल है। आप इसलिए रोक रखे कि 12 जो उत्तर प्रदेश में ज्यादातर नगर प्रमुख भारतीय जनता पार्टी के, उनको लूटने देने का आप हक देना चाहते हैं। आपको भी हम चाहते हैं कि पब्लिक का पैसा किसी ने खर्चा हो, कि निर्वाचित कि पब्लिक का पैसे जनता के द्वारा निर्वाचित आप उत्तरदायी बनिए। आप चाहते हैं कि आप अपनी विफलताओं को छिपाने के लिए प्रपंच मत रचिएगा। साहब को आप केवल प्रपंच रच रहे हैं। शायद प्लीज वेट। यस डॉक्टर चंद्रमोहन, एक सवाल, एक चीज मैं कहना चाहता हूं। जी प्लीज जल्दी। जी, क्या ये माना जा सकता है कि जो जनता के द्वारा चुना हुआ मेयर है वो लुटेरा है, तो जनता के द्वारा चुना हुआ मुख्यमंत्री तो सपा का नहीं है ना, इसलिए ये देखिए ये शब्दावली असंसदीय है, इसका प्रयोग ना। डॉक्टर चंद्रमोहन प्लीज कंटिन्यू। उत्तर प्रदेश में ब्रजेश जी अराजकता का अगर कोई दूसरा नाम है तो वो आजम खान जी हैं। आजम खान जी उत्तर प्रदेश में लगातार अराजकतापूर्ण व्यवहार कर रहे हैं। आजम खान जी प्रदेश सरकार को खुद कटघरे में खड़ा करते हैं।
आपने तो 2 टिप्पणियां उनकी दोहराई। सेना वाली टिप्पणी कितनी घिनौनी टिप्पणी थी। अरे मैं पूरी उनकी टिप्पणियों की रिपोर्ट लेके बैठा हूँ, वक्त नहीं तो पढ़ के सुना दूं। सपा सुप्रीमो के बारे में कितनी अमर्यादित टिप्पणी की, व्यक्तिगत टिप्पणी की उन्होंने। तो व्यक्तिगत टिप्पणी करना, उत्तर प्रदेश में खेत की मेड़ तक अगर दंगा पहुंचा तो उसके लिए जिम्मेदार कौन था? आजम खान के अलावा कोई और था? आजम खान जी के द्वारा आज तक उनके नगर विकास मंत्री रहते हुए ब्रजेश जी, मैं पूछना चाहता हूं, बताए कोई कि उनकी उपलब्धि ये है? क्या उपलब्धि है उनकी? कोई उपलब्धि नहीं है, शून्य उपलब्धि है। केवल उपलब्धि क्या है? अपनी पत्नी को राज्यसभा भेजना, यह उनकी उपलब्धि है। उनकी उपलब्धि है जौहर विश्वविद्यालय बनवा लेना, यह उनकी उपलब्धि है। उनकी उपलब्धि है उत्तर प्रदेश को दंगा में झोंक देना, यह उनकी उपलब्धि है। उनकी और कोई उपलब्धि नहीं है। और सबसे ज्यादा जो निराशाजनक बात है कि उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री, युवा मुख्यमंत्री और टेक्नो को मुख्यमंत्री और जो अधिकारियों को अब लगातार धमकाने का काम करने वाले मुख्यमंत्री हैं, उन पर आजम खान जी का कोई नकेल नहीं है। ऐसा लगता है कि आजम खान जी, प्लीज ओके मोहम्मद साहिद कंटिन्यू। भारतीय जनता पार्टी अपना जो किरदार है वो दूसरों पे थोपने का प्रयास जो करती है, जनता इसको सुनने वाली अब नहीं है। जनता ने 2014 में आपको बता दिया, देखिए जनता ने आउट कर दिया है आपको। ये डूबता हुआ जहाज है, आप लोग इस पे बैठना नहीं चाहते क्योंकि ये डूबता हुआ जहाज है। भारतीय जनता पार्टी डूबता हुआ जहाज है। दूसरी बात ये देखिए कि आप महामहिम राज्यपाल, जब मुख्यमंत्री जी ने एक 20 सेकंड ओनली, मुख्यमंत्री जी ने एक लिस्ट भेजी माननीय विधान परिषद के सदस्यों के लिए, आपने ये कहा कि उसको वापस कर दिया कि उनके ऊपर अपराधी। अरे आपकी केंद्र सरकार में दो बलात्कारी कोर्ट से वारंट जारी उनके ऊपर। अरे भाई आप बता दो, अरे भाई कोई अपराधी नहीं है। ये महामहिम राज्यपाल को मैं कहूंगा इस्तीफा देकर महाराज जाके राजनीति करनी चाहिए, जाके वहां चुनाव लड़िए, देखिए आजम साहब का मैंने बताया, आजम साहब का इन लोगों को फोबिया हो गया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का जो वो इनको उसको रोक सांप्रदायिक हिंसा बढ़ाकर ये हिंसा आपके कारण वो तो देश जान गया पूरा। डोंट डू लाइक दिस। अफगानिस्तान की क्लिप आपने मुजफ्फरनगर में चला दी, देश जान गया झूठ का सरदार कौन है, झूठ का सरदार कौन है। रामदास जी एक बार शायद प्लीज रामदास जी आप मुझे बताओ कि इस लड़ाई का कोई हल निकलेगा? नहीं, हल निकलेगा। मेरा अपना विश्वास है कि जब आजम साहब लौट के आएंगे विदेश से और स्पीकर साहब भी जाएंगे तो आपको लगता है कि वो अच्छा रिएक्ट करेंगे? नहीं, रिएक्ट नहीं। देखिए आज तो और लगेगी मुझे लगता है। अल्टीमेटली देखिए दोनों पॉलिटिशियन हैं और ये पब्लिक गैलरी को प्ले कर रहे हैं। गवर्नर साहब को भी मालूम है कि वो थोड़ा आजम साहब की आलोचना करके थोड़ा बीजेपी का फायदा होगा, और इनको आजम को मालूम है कि मैं थोड़ा गवर्नर की आलोचना करूंगा, हमारी पार्टी को फायदा होगा। और अंत में मुझे लगता है कि चीफ मिनिस्टर ले जाएंगे आजम साहब को गवर्नर साहब के पास, जैसे पिछली बार हुआ था, और सॉरी कह के मामला खत्म हो जाएगा। मुझे नहीं लगता कि गवर्नर एक्सट्रीम तक इस लड़ाई को ले जाएंगे या चीफ मिनिस्टर एक्सट्रीम तक ले जाएंगे। तो क्या ऐसा लगता है कि गवर्नर बीजेपी के फायदे के लिए काम कर रहे हैं? अब देखिए इसमें तो कोई जितना वो ज्यादा गवर्नर आपने देखा कभी ओवर एक्टिव है, मुझे लगता है कि वो राज्यपाल की जो सीमित भूमिका है, मुझे लगता है उसमें वो अपने को बांध नहीं पा रहे हैं, तो वो सक्रिय राजनीति की तरह काम कर रहे हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। ओके डॉक्टर रही सिंह, आपको लगता नहीं कि गवर्नर कुछ ओवर एक्टिव है? नहीं, और चुनी हुई सरकारों को जो काम करने की छूट होनी चाहिए उसमें कुछ ज्यादा नकेल लगाते हैं। पाठक जी की बात से सहमत हूँ। थोड़ा सा मतलब जब से आए हैं वो, क्योंकि वो एक्टिव पॉलिटिक्स में रहे हैं, तो उनको अब वो संवैधानिक जो एक आवरण है उसके अंदर थोड़ा सा सुस्त रहने की आदत कम है, एक्टिव हैं, और उस एक्टिवनेस का एक रिजल्ट भी सामने दिख रहा है। लेकिन मुझे नहीं लगता जो बात अभी आई कि आजम खान इस टकराव से सपा को कोई फायदा पहुंचाएंगे, मुझे लगता है नुकसान पहुंचाएंगे, क्योंकि इसको जनता बहुत अच्छी दृष्टि से नहीं देख रही मेरी ओपिनियन में। बाकी तो एक उदाहरण जैसे अरुणाचल का मामला था कि उसमें थोड़ा कंट्रोवर्शियल है, उत्तराखंड का और ज्यादा कंट्रोवर्शियल है कि गवर्नर ने टाइम दिया, उसके बाद मंत्रिपरिषद ने, केंद्रीय मंत्रिपरिषद ने राष्ट्रपति को रिकमेंड किया और उन्होंने राष्ट्रपति शासन लगा दिया। तो राष्ट्रपति या राज्यपाल को एक उस मर्यादा में रहना चाहिए, मुझे लगता है। डॉक्टर चंद्रमोहन, क्या आजम खां को मुलायम सिंह की सरपरस्ती है
शायद इसीलिए वो इस तरह का स्टेटमेंट देते हैं। नहीं, मजबूरी है। प्लीज प्लीज 20 सेकंड ओनली, मुलायम सिंह की मजबूरी। 20 सेकंड। कोई भी सरपरस्ती नहीं है और हमको ये लगता है कि वो अरे आजम को सरपरस्ती की मैं बात कर, नहीं, मैं आपको वही कह रहा हूं। आजम खान जी को आप ब्रजेश अपने पे जी- क्यों ले रहे हो? नहीं, आजम, मैं अपने ऊपर नहीं ले, आजम खान जी को मुलायम सिंह जी की सरपरस्ती नहीं है। आजम खान जी प्रदेश सरकार को और समाजवादी पार्टी को ब्लैकमेल करने का काम कर रहे हैं, लगातार ब्लैकमेल कितनी कर रहे हैं, सिंपैथी है आपको? लगातार बैकवर्ड ओके, से धकेल- धन्यवाद 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 लगातार बैकवर्ड- धन्यवाद मोहम्मद साहिद रामदत्त त्रिपाठी। ऑल राइट, थैंक यू। अगर आजम न हो तो आप मुख्यमंत्री जी को मान लेंगे, ओके, कोई दिक्कत नहीं। धन्यवाद बहुत बहुत शुक्रिया आप चारों का मेरे साथ इस बड़ी परिचर्चा में शिरकत करने के लिए। मोहम्मद साहिद, रामदत्त त्रिपाठी, डॉक्टर रही सिंह, डॉक्टर चंद्रमोहन, आप चारों का बहुत बहुत शुक्रिया इस बड़ी परिचर्चा में मेरे साथ शिरकत करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। इसमें कोई दो राय नहीं है कि आजम खां अपने विवादित बोल दिए समाजवादी पार्टी और उसकी सरकार को बार बार असहज स्थिति में लाते हैं। अब देखने वाली बात होगी कि जब 4 देशों की यात्रा करके आजम और स्पीकर लखनऊ लौटेंगे तब उनका रुख क्या होता है। हालांकि पार्टी ने अपना स्टैंड बहुत क्लियर कर दिया है कि किसी भी तरह की कोई भी कार्रवाई का आजम पर प्रश्न ही नहीं उठता है। मुख्यमंत्री ने अभी स्थिति स्पष्ट नहीं की है। बहुत बहुत शुक्रिया। रात 11:30 पर पूरी बहस दोबारा से देखिए। धन्यवाद।